आज से अपन रिविजन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर आप लोग टिश्यूज आ रहे थे, टिश्यूज का रिविजन करना क्या कह रहे हो। तो टिश्यूज बेसिकली होते क्या हैं, दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, राइट। ऐसी कॉम्बिनेशन को हम टिश्यू बोलते हैं, wherein the combination of cell will perform a specific function given to it. आप पहले एक सेल को एक फंक्शन परफॉर्म करने दोगे तो इट विल टेक सम टाइम, बट अगर वही काम एक ग्रुप ऑफ सेल को दोगे तो वो जल्दी कर, तो आपने काम बांट दिया है, दैट इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, तो काम जल्दी होगा और बहुत एफिशिएंटली होगा, राइट। तो वही आपके टिश्यूज काम करते हैं। The body of plants and animal is made up of different type of cells. These cells originate from a single cell. यहाँ पर सेल में ही पढ़े, सेल थ्योरी की है कि एक सेल दूसरे सेल से ही बनता है, ग्रो मतलब डिवाइड होके by repeated divisions and get differentiated during development. डेवलपमेंट के समय पर अलग अलग होता है, पर जब वो प्रोड्यूस होते हैं तब वो एक सेल से ही दूसरा सेल बनता है by division. In unicellular organism, all the body functions are performed by a single cell. अब उनके पास तो एक ही सेल है, उनको सारे बॉडी फंक्शन उसी सेल से कर लें, बट आवर बॉडी इज नॉट लाइक दैट। हम एक मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है जहां पे हर फंक्शन के लिए पर्टिकुलर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम इनिशियलाइज है, अलॉटेड है कि उनको ये काम करना है। बट सिंगल सेलुलर यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं है, दे हैव अ सिंगल सेल जो सारा फंक्शन परफॉर्म करे। But in multicellular organism, different functions are performed by different group of cells. Okay? We have muscular cells, we have nerve cells, right? We have epithelial cells. तो हर के लिए हमारे पास अलग अलग टाइप की सेल्स। ये एक चार्ट है जो अपन पढ़े हैं कि सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज, टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू सिस्टम, यानी कि ऑर्गन्स बोल सकते हैं आप इसको, है ना, एक तरह का एक ही चीज है। फिर ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली एन ऑर्गेनिज्म जैसे, ठीक है। स्टडी ऑफ टिश्यू को अपन हिस्टोलॉजी बोलते हैं फॉर जनरल नॉलेज पर्पस। बाकी टिश्यू में हो क्या रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर। इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टास्क आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है, एंड ऑर्गन सिस्टम्स। टिश्यूज आर द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डिवीजन ऑफ लेबर इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। अगर आप आगे देखोगे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनते तो ये भी एक तरह का डिवीजन ऑफ लेबर है कि वो सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बन गया। अब एक ऑर्गन को एक काम दे दिया, सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, एंड जब सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ वर्क करेंगे तो ऑर्गेनिज्म फॉर्म। ठीक है, टाइप्स में आएंगे तो दो टाइप के टिश्यू अपन को चैप्टर पढ़ने हैं, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। पहले प्लांट टिश्यू पे आते हैं। ठीक है, प्लांट टिश्यू बेसिकली दो टाइप के होते हैं। अगर मैं इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन एक बार देखूं ना, तो एक्चुअली में प्लांट टिश्यूज आपके इस टाइप से क्लासिफाई होंगे, डिपेंडिंग अपॉन किस बेसिस पे अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया कि क्या उन प्लांट टिश्यूज का और आगे ग्रोथ होता है या नहीं होता है, क्या उनका ग्रोथ रुक गया है, क्या वो अभी भी ग्रो हो रहे हैं। तो ऐसे टिश्यू जिनके पास अभी भी डिवीजन करने की कैपेबिलिटी है ना, वो अभी भी डिवाइड होके ग्रोथ कर रहे हैं, यानी कि वो इमेच्योर है। अगर वो मैच्योर हो जाते तो उनका ग्रोथ रुक जाता। अभी आपको जैसे इमेच्योर, अभी आपका ग्रोथ हो रहा होता है, बच्चा है, बचपन चल रहा है, अभी आप लोग इमेच्योर हो, अभी आपका बॉडी का ग्रोथ होगा, बट एज सून एज यू टर्न 18 आप मैच्योर कह रहे होंगे, क्योंकि अब आपकी बॉडी और ग्रो नहीं करेगी। जब तक आपकी बॉडी में ग्रोथ हो रहा है आप इमेच्योर हो, राइट। तो वैसे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इमेच्योर टाइप की टिश्यूज होते हैं जिनका ग्रोथ अभी भी होगा, पर अल्टीमेटली ये जाके टिश्यूज परमानेंट टिश्यूज में ही कन्वर्ट होने वाले हैं। कोई भी ग्रोथ इंडेफिनिट नहीं होती ना, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद कोई भी ग्रोथ रुकेगी तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी एक पॉइंट पे आके ग्रो होना बंद कर देंगे, तब वो परमानेंट टिश्यू कहलाएगा। परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, व्हिच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, और वो मैच्योर सेल्स होते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे अपन, एपिकल, इंटरकैलर, नेटवर्क मेरिस्टम। ठीक है, तीन टाइप के सेल्स हैं डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का ग्रोथ है या किस पार्ट का ग्रोथ है, क्या ग्रोथ वर्टिकली हो रहा है, क्या ग्रोथ हॉरिजॉन्टली हो रहा है। उस टाइप के लिए हम तीन टाइप के अलग अलग टिश्यूज पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक के अंदर। और परमानेंट फिर से दो पार्ट में डिवाइड होंगे, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब द वन व्हिच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स, उनको हम सिंपल टिश्यूज बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यूज, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, क्योंकि आपका टिश्यू का डेफिनेशन ही है ना कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स,
तो नंबर ऑफ सेल्स तो होंगे, बट क्या वो सेल एक जैसे हैं? तो सिंपल टिश्यू। और क्या वो सेल अलग अलग टाइप के हैं? तो परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली सिंपल एंड परमानेंट आएगा। सिंपल का मेन काम होता है प्रोटेक्शन एंड सपोर्टिंग। वो प्रोटेक्ट करते हैं आपके प्लांट को किसी ना किसी तरीके से, या सपोर्ट करते हैं खड़े रहने में, उनकी लीव्स को स्टैंड करने में, वरना उनकी लीव्स जो है वो नीचे झुक जाएंगी, ड्रूप बोलते हैं उसको, ड्रूपिंग। ठीक है, या ड्रॉपिंग बोल लो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो टाइप के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होंगे? जो अलग अलग टाइप के सेल्स के बने हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स तो यहाँ पे भी है, बट वो सेल्स अलग अलग टाइप के, तो वो जाइलम एंड फ्लोएम। इसमें तीन टाइप के सिंपल पढ़ेंगे अपन, पैरेन्काइमा, पेरेन्काइमा एंड स्क्लेरम। तो ये एक तरह का क्लासिफिकेशन चार्ट है, और अपन एक एक करके सारे देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, which are capable of still dividing, which are immature cells. ठीक है, the growth of plants occur only in certain specific regions. प्लांट का कुछ स्पेसिफिक रीजन ही ग्रो करता है ना, यानी कि हो सकता है टिप ग्रोथ कर रही होगी, या डायमीटर से ग्रो हो रहा होगा। So this is because the dividing tissues, also known as meristematic tissues, is located only at these points. मतलब प्लांट का वो पार्ट ग्रो करेगा या बड़ा होगा जिसमें ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट है। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर, क्योंकि ये भी तरह के सिंपल सेल्स ही हैं, इमेच्योर सेल्स, ये उनके सेल्स की क्वालिटी है। ठीक है, which can divide and form new cells. Meristematic cells divide continuously and thus help in increasing the length and thickness of the plant. Horizontally also and vertically also plant की growth with thickness and length. Stem का length बढ़ेगा और stem का diameter भी बढ़ेगा। Depending upon the position, meristematic tissues are of three types. तीन positions पे ये plant पे located है। तो पहला होता है apical, जो एपिसिस में प्रेजेंट होगा। एपिसिस मतलब टिप्स, तो स्टेम के टिप में, रूट्स के टिप में, है ना। तो एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स एंड इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द प्लांट बॉडी। ये हाइट बढ़ाएगी प्लांट बॉडी। ठीक है, दे आर रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ इन लेंथ, दैट इज प्राइमरी ग्रोथ। हमेशा ग्रोथ इन लेंथ को हम प्राइमरी ग्रोथ कंसीडर करते हैं, एंड ग्रोथ इन विड्थ को हम सेकेंडरी ग्रोथ मानते हैं। सेकेंड है इंटरकैलरी, इसमें अपन डायग्राम देखेंगे तीनों कहां प्रेजेंट है। इंटरकैलरी बेसिकली ये ना लीफ के बेस पे होता है। जैसे बेस लीफ आपके स्टेम से या ब्रांच से कनेक्टेड होती है तो उस पॉइंट को हम नोड्स बोलते हैं, तो वहां पे आपको ये प्रेजेंट होता है, आपकी लीफ की भी लेंथ बढ़े। दिस मेरिस्टेम ऑक्यूपाई बेस ऑफ द लीव्स एंड बेस ऑफ द इंटरनोडल रीजन इन प्लांट्स सच एज ग्रास, मोस्टली कॉटिलिडनस प्लांट। कॉटिलिडनस मतलब जिनके पास एक कॉटिलिडन होते हैं। कॉटिलिडन मतलब जहां पे सीड्स को प्लेस किया जाता है। आपके फ्रूट में एक सीड होती है ना, फ्रूट आप खाते हो तो उसमें जो सीड्स होती है, तो सीड्स किसी जगह पे प्लेस होती है, उनको हम कॉटिलिडन बोलते हैं। अगर एक कॉटिलिडन है तो मोनोकॉट्स बोलते हैं, अगर दो कॉट्स होते हैं तो डाइकॉट बोलते हैं। मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, these help in elongation of the internodes। इंटरकैलरी का काम देखो, इंटरकैलरी नाम समझ में आ रहा है ना, नोड्स एंड इंटरनोड्स। लैटरल मेरिस्टेम, ये लैटरल रीजन्स में होंगे, यानी कि साइड वाइज रीजन में होंगे, और ये प्लांट के डायमीटर को बढ़ाएंगे। ऑक्यूपाई द लैटरल रीजन्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स व्हिच ब्रिंग अबाउट इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द प्लांट बॉडी। ये प्लांट बॉडी के विड्थ को बढ़ाएंगे। ठीक है, ये तीनों का प्लेसमेंट है। ये आपका एपिकल, दिस इज इंटरकैलरी एंड दिस इज लैटरल, जो साइड वाइज ग्रो करता है। ठीक है, इन जनरल हर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एक टाइप के सेल्स का बना है, बट उन सेल्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है वो यहाँ लिखी हुई 4 पॉइंट, ध्यान देना। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में भी राउंड शेप के हो सकते हैं, या ओवल हो सकते हैं, या पॉलीगोनल या रेक्टेंगुलर इन शेप हो सकते हैं। थिन होते हैं, पतले होंगे, इलास्टिक होंगे, तभी तो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। दे आर क्लोजली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, मतलब इनके बीच में स्पेसेस नहीं होंगे, एक सेल के बाद दूसरा सेल चिपक के होगा। ठीक है, एंड दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म विद लार्ज न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म ज्यादा है, डेंसिटी उसकी ज्यादा है, और न्यूक्लियस भी बड़ा है। ठीक है, तो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हर सेल की होगी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में प्रेजेंट है। ठीक है, अगला बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। ठीक है, आपका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था वो हो गया, वो 3 टाइप के थे, एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी।
नेक्स्ट आते हैं अपन परमानेंट टिश्यू में, जो कि दो टाइप के होंगे, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में तीन टाइप के पढ़ेंगे, पैरेंट, कॉलन, स्क्लेरन एंड जाइलम फ्लोएम। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यूज होते क्या है? Once the cells of मेरिस्टेमेटिक tissue divide to a certain extent, एक एक्सटेंट तक ही बढ़ेगा, प्लांट का हाइट भी, प्लांट का विड्थ भी, they become specialized for a particular function. This process is called differentiation. अब देखो आपको डिफरेंशिएट हो गए, जितना जितना उनको ग्रोथ हो रहा था उनका उतना ग्रोथ हो चुका है। Now they are differentiated into some other kind of tissues. Differentiation मतलब वो अलग हो गया। ठीक है, only differentiation is accomplished, the cell lose their capacity to divide, अब वो डिवाइड नहीं होंगे, क्या वो परमानेंट बन चुके हैं, and the tissue becomes permanent tissues. ठीक है, some cells produced by merismatic tissue stop dividing and form a permanent tissue. They have definite structure and function. अब उनका जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स हो गया है, डेफिनेट स्ट्रक्चर हो गया उनका। They are differentiated into various types to perform different function. अब आप देखोगे कि अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज परमानेंट बने हैं, जो 5 टाइप के टिश्यू अपन पढ़ने वाले, 3 इसमें 2 इसमें, इन सबका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर वो एक्वायर कर चुके हैं। ठीक है, तो एक होता है सिंपल एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स। सिंपल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, मैंने आपको बता दिया है, सेम टाइप ऑफ सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। अब एक एक करके इन तीनों और इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल टिश्यूज ये 3 टाइप के हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इसको अपन फाइबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर कैसा है और सबका फंक्शन क्या है, 3 टाइप के, पेरेंट, कॉलन, स्क्लेरन। ठीक है, आप देख रहे हो, देख के आपको समझ में आया कि यहाँ पे जो है ये ओवल या कुछ पॉलीगोनल शेप का है सेल, और बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी। ठीक है, यहाँ पे है इंटरसेलुलर स्पेसेस। अपन ने मेरिस्टेमेटिक में पढ़ा था कि इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होंगे, इनको कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस, दो सेल्स के बीच का डिफरेंस स्पेस, दैट इज नोन एज इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, एक करके तीनों को देखते हैं। द सेल्स ऑफ पेरेन्काइमा हैव थिन सेल वॉल, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक हर सेल की, सबकी सेल वॉल थिन होगी, और देखो दिखने में सब एक जैसी सेल। ठीक है, दे आर लूजली पैक्ड है, तभी तो बीच बीच में गैप है। टाइटली पैक होते तो बीच में स्पेसेस नहीं होते, विद लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस। नेक्स्ट, दे आर लिविंग सेल, ये इंपॉर्टेंट है, इनके सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। जैसे अपन स्क्लेरेन्काइमा में आएंगे तो वहां पे अपन पढ़ेंगे कि देयर सेल्स आर डेड, वो डेड सेल्स की बारे में। तीनों को आप ऐसे पढ़ोगे कि तीनों को डिफरेंशिएट कर पाओ, पेरेंट, कॉलन एंड स्क्लेरन, एटलीस्ट 6 to 7 पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप तीनों में कर पाओ। इस तरीके से पढ़ना है तो इन तीनों टिश्यू। ठीक है, दे आर जनरली प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट। दीज आर ओवल या स्फेरिकल या रेक्टेंगुलर या सिलेंड्रिकल इन शेप। ये जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये सारे डिफरेंस वाले फीचर्स जो पेरेन्काइमा में अलग होंगे और स्क्लेरेन्काइमा में अलग। ठीक है, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। वहां पे अपन देखेंगे कि एक की पैक्टिन होती है और एक का लिग्निन से बना हुआ होता है। ठीक है, पेरेन्काइमा मेक्स द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ अ प्लांट बॉडी, क्योंकि अपन यहां लिखे ना कि इट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। अब जब स्क्लेरेन्काइमा में आते तो अपन देखेंगे वो आउटर कवरिंग में होगा। अब जब कोलेनकाइमा में आते तो अपन देखेंगे कि वो आपके फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कुछ कुछ ऑर्गन्स में होगा जिसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। The main function of parenchyma is to provide support and to store food. ये स्टोरेज के काम आता है। इसलिए जाइलम और फ्लोएम के पास खुद का पेरेन्काइमा भी होता है स्टोरेज के करने के। ठीक है, in some plant parts parenchyma has chlorophyll, तो उस टाइप के पेरेन्काइमा को अपन क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि they have chloroplast, they have chlorophyll in them, तो उनको क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। कुछ पेरेन्काइमा आपके जो एक्वाटिक प्लांट्स में होते हैं उनके में एयर स्पेसेस होती है, जिसके कारण एक्वाटिक प्लांट्स फ्लोट कर पाते हैं। उस टाइप के पेरेन्काइमा को हम पेरेन्काइमा बोलते हैं। एक क्लोरेन्काइमा हो गया जिनके पास क्लोरोफिल होगी तो अपना खाना खुद बनाएंगे, और एक होते हैं पेरेन्काइमा जो एक्वाटिक प्लांट्स में होंगे। अगले 2 पॉइंट्स वही है, ध्यान देना। In that case parenchyma carries out photosynthesis and is termed as chlorenchyma. ये modified version हो गया पेरेन्काइमा है, वो पेरेन्काइमा, पर क्योंकि it is making its own food, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है तो it is known as chlorenchyma। और अगर वो तैर सकता है तो it is known as parenchyma। They have air spaces between them, that is the reason why they can float, है ना। वॉल्यूम ज्यादा बड़ा होगा तो डेंसिटी कम हो जाती है ना, तो वो फ्लोट करेगा, अपन पढ़े ना।
फ्लोटेशन में कि आयरन नेल सिंक हो जाता है, बट उसी आयरन की बनी हुई शिप फ्लोट करती है क्योंकि उसके अंदर बीच में स्पेसेस है शिप के अंदर, तो दैट इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द शिप एंड दैट्स द रीजन व्हाई इट फ्लोट्स। ठीक है, तो एरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, ये एरेनकाइमा एंड क्लोरेनकाइमा आर द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ पैरेनकाइमा। नेक्स्ट आता है क्लोरेनकाइमा में, सेल्स ऑफ क्लोरेनकाइमा आर पॉलीगोनल इन क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एंड हैव अनइवनली थिकन्ड वॉल्स। यहां पर अपन देखे थे थिन सेल वॉल थी, यहां पे थिकन्ड वॉल्स। दिस थिकनिंग्स आर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ मोर सेलुलोज। एक्चुअली इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी होती है, तो इनमें थोड़ा ज्यादा सेलुलोज भरा हुआ होता है, तभी दे आर इनवेरिएबली थिक। हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन, ये सब आपके ऑर्गेनिक मटेरियल ही होते हैं। जैसे सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज क्या होता है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट, वैसे पैक्टिन एक तरह का प्रोटीन होता है। ठीक है, द थिकनिंग इज कन्फाइंड टू द कॉर्नर ऑफ द सेल, दे जनरली अकर इन द डाइकॉट स्टेम। जैसे अपन पीछे मोनोकॉट पढ़े थे ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक कॉटिलिडन होता है, जैसे डाइकॉट मतलब दो कॉटिलिडन। ठीक है, आप लोग डाइवर्सिटी चैप्टर आप लोग का हट गया, वरना हम उसमें पढ़ते कि कैसे प्लांट्स को हम क्लासिफाई करते हैं। मोनोकॉट, डाइकॉट्स भी एक तरह के प्लांट्स होते हैं। ठीक है, next they generally occur in the dicot stem in 2 or more layers below the epidermis। epidermis का मतलब क्या होता है, आपके लीफ में जैसे सेल का एक लेयर होता है, उसको अपन एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, जो बाहर की तरफ होता है, उसी में बीच बीच में स्टोमेटा होता है एपिडर्मिस में। स्टोमेटा जानते हैं ना, they are minute openings for the exchange of gas and water from the surrounding। ठीक है, it also occurs in petiole and pedicle। ये आपके कुछ स्टेम के ही पार्ट होते हैं, पीटीओ एंड पेडिकल। ठीक है, लाइक पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा इज आल्सो अ लिविंग टिश्यू। क्लोरेन्काइमा में वो डेड हो जाएंगे, यहाँ दोनों में लिविंग। द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरेन्काइमा इज टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी टू द ग्रोइंग ऑर्गन्स लाइक यंग स्टेम। क्योंकि यंग स्टेम जब ग्रो कर रही है तो लंबी होती जा रही है, हो सकता है समय उसका डायमीटर नहीं बढ़ रहा होगा, तो ऐसा ना हो कि वो नीचे झुल जाए। उसको फ्लेक्सिबल रखने के लिए और झुल के टूट ना, तो फ्लेक्सिबल रखने के लिए क्लोरेन्काइमा आपकी यंग स्टेम्स में रहती है। इसके सेल वॉल के बारे में यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, जैसे इसकी सेल वॉल आपकी सेलुलोज की बनी हुई थी, यहाँ कहाँ लिखा था, ये ना, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। यहाँ पे सेल वॉल जो बनी होती है वो पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेक्टिन। इसमें हम देखेंगे लिग्निन होगा क्लोरेन्काइमा। इट इज अ डेड टिश्यू, ये पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। द सेल्स आर थिक, क्योंकि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना तो थिक होने चाहिए। थिक सिर्फ पैरेन्काइमा के थे, बाकी आपके ये दोनों आपके थिक सेल्स हैं, क्लोरेन्काइमा भी और पैरेन्काइमा भी। थिक विद लिग्निफाइड वॉल्स, वही लिग्निन। they give mechanical support to the organs। These are of two types, एक स्क्लेराइड्स बोलते हैं या स्क्लेरेन्काइमा, और दूसरा फाइबर्स, जो अपन कई बार फाइबर्स बोल देते हैं, तो वो इट इज अ टाइप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। Sclerites are stone cells which are commonly found in shells of the nut। जो अपन वो नट का जो शेल होता है बाहर का कवरिंग, या फिर नारियल का जो बाहर का कवरिंग है, वो सब थोड़े टफ होते हैं। ठीक है, तो वो आपके स्क्लेराइड्स होंगे। Pulp of certain fruits such as pear and सपोटा। सपोटा कौन सा फ्रूट होता है, वो निकाल कर सर्च करना है, ये मैं नोट शेयर करूंगा आपको। फाइबर्स आर elongated strands with simple pits throughout its length। मतलब जो पतले पतले आगे जैसे होंगे ना, दे आर नोन एज फाइबर्स। बाकी जो हार्ड होंगे नट्स जैसे, दे आर नोन एज स्क्लेराइड्स। दोनों का काम है मैकेनिकल स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन देना। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्लांट टिश्यू है। देखो हर टाइप के टिश्यू में हमने 3 चीजें पढ़ी है। एक उसका स्ट्रक्चर, कि दिखने में वो टिश्यू कैसा है, किस टाइप के सेल से बना हुआ है। ठीक है, फिर दूसरा उसकी पोजीशन, कि वो प्लांट के किस पार्ट में लोकेटेड है, और तीसरा उसका फंक्शन, का फंक्शन क्या है। कमिंग ऑन टू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये बताया ना, एक आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू हुआ, नेक्स्ट आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। 2 टाइप के पढ़ेंगे इसमें अपन, जाइलम एंड फ्लोएम।
जाइलम को कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल, ट्रैकेट्स, वेसल्स, फाइबर एंड पेरेन्काइमा। तो इसके पास खुद का फाइबर और पेरेन्काइमा है, तो इस पेरेन्काइमा एंड पेरेन्काइमा बाकी दो साइड के सेल एक ट्रैकेट्स और जाइलम वेसल याद रखेंगे, उसमें एक वेसल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जाइलम इज जनरली मेड अप ऑफ डेड सेल्स, जाइलम एक्चुअली में पूरा डेड सेल्स का ही बना होता है। ठीक है, जाइलम इज मेनली कंसर्न्ड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड्स इन द प्लांट बॉडी, दैट इज फ्रॉम रूट्स टू शूट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल के ऊपर यही सब आप फर्टिलाइजर्स कहाँ डालते हो, मैनर कहाँ डालते हो, रूट्स के पास, राइट। पानी भी वही डालते हैं, तो ये सारे पानी में घुल के पानी के साथ ऊपर जा रहे हैं। तो आप सिर्फ वाटर नहीं बोलोगे, एक्चुअली वो क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ सेल सैप। क्या है, सेल सैप, एसेंट ऑफ सैप, सैप बोल सकते हैं आप। सैप मतलब नॉट जस्ट वाटर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, it forms a continuous tube through the roots, stems and leaves। कंटिन्यूटी जरूरी है ना, बीच में कहीं ब्रेक हो गया तो पानी ऊपर तक चढ़ ही नहीं पाएगा, इसलिए कंटिन्यूटी जरूरी है। तो कंटिन्यूअस ट्यूब होता है जो रूट से, स्टेम से लीफ तक जाए, क्योंकि लीफ को भी वाटर की जरूरत है फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। फ्लावर्स, फ्रूट्स बाय द फ्यूजन ऑफ इलोंगेटेड सेल। फ्यूजन मतलब एक लंबा सेल दूसरे लंबे सेल से चिपका हुआ, फ्यूज्ड है। फिर तीसरा दूसरे से फ्यूज्ड है, चौथा तीसरे से फ्यूज्ड है। लाइकवाइज वो एक कंटीन्यूअस चेन बना रहे हैं जाइलम वेसल्स। ठीक है, ट्रैकेट्स का फंक्शन देता है, ट्रैकेट्स आर इलोंगेटेड टैपरिंग सेल्स विद ब्लंट एंड्स। ब्लंट मतलब शार्प, शार्प नहीं होगा एंड्स। ठीक है, they have lignified secondary wall, they are the chief water conducting elements in pteridophytes and gymnosperms। अब ये दो और अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं। अब टेपरिंग एंड्स तो टेपरिंग सेल्स शार्प है, शार्प नहीं होंगे। शार्प कहाँ लिखा है, नहीं वो है शार्प नहीं है, वो दिख रहा है आपको शार्प, ऐसा कुछ शार्प नहीं होगा। टेपरिंग एंड्स है उसके, ठीक है, बट ब्लंट एंड्स होंगे। ठीक है, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म ना अलग दो टाइप की और प्लांट्स के टाइप हो, जैसे मतलब मोनोकॉट और डाइकॉट दिखेगा, वैसे टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म होते हैं। टेरिडोफाइट्स वो होते हैं जो जिनके पास फ्लावर नहीं होता, ऐसे प्लांट्स विच आर फ्लावरलेस, जैसे फर्न्स, FERNS। ये देखिए कभी प्लांट फर्न्स, इस टाइप के होते हैं, देखना फर्न्स। फर्न्स बोलते हैं कि जिनमें फ्लावर्स नहीं होते, ठीक है, तो इनको अपन कहते हैं टेरिडोफाइट्स। और जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, कुछ की सीड्स होती हैं बाहर की तरफ और कुछ की सीड्स अंदर पैक्ड होती हैं। तो एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स दो टाइप के और प्लांट होते हैं। ऐसे प्लांट्स जिसमें सीड्स बाहर की तरफ होती हैं और ऐसे प्लांट्स जिसमें सीड्स अंदर की तरफ होती हैं, तो दे आर नोन एज एंजियोस्पर्म्स। और जिनकी बाहर की तरफ होगी वो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स, मतलब देयर सीड्स आर नॉट कवर्ड। जैसे आप मैंगो देखो, मैंगो में सीड्स कवर्ड होती है बाहर की तरफ, पूरा फ्रूट है ना, फल है, और अंदर सीड्स है। फिर आप स्ट्रॉबेरी देखो, स्ट्रॉबेरी में सीड्स बाहर भी होती है। ठीक है, तो ये फर्क होता है आपके जिम्नोस्पर्म्स में एंड एंजियो। एंजियो का एक्चुअली एंजियोन का मतलब होता है वेसल, एक वेसल जिसके अंदर सीड है, तो एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, ओके, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स हैव परफोरेशंस एट द एंड, तभी तो पानी आगे जाएगा। परफोरेशन यानी कि होल्स। अगर आप दो पाइप लगा रहे हो, जोड़ रहे हो, अगर दोनों पाइप को आप जोड़ना चाहते हो तो दोनों का एंड ओपन रहना चाहिए, तब तो पानी आगे बढ़ेगा। आप दो क्लोज पाइप को जोड़ के क्या कर लोगे, ठीक है, तो परफोरेशन होंगे ताकि पानी आगे वाले ट्यूब तक जाए। ठीक है, एट द एंड आर प्लेस्ड वन अबव द अदर लाइक अ लॉन्ग पाइपलाइन। एक लंबी पाइपलाइन बनाना हो तो एक लंबा पाइप नहीं लेके आएंगे, छोटे छोटे पाइप्स को जोड़ते हैं। ठीक है, दे आर सीन इन द जाइलम ऑफ एंजियोस्पर्म्स। जैसे ये आपको मिलेंगे जिम्नोस्पर्म में, ये आपको मिलेंगे एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, they conduct water and mineral nutrients and also provide mechanical strength to the plant body। ठीक है,
अगला है फाइबर, ये भी आपका एक तरह का स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ का काम ही वो होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। तो फाइबर्स ऑफ स्क्लेरेंकाइमा एसोसिएटेड विद जाइलम आर नोन एज जाइलम फाइबर्स, दे गिव एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि ऑलरेडी ये तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहा है जाइलम। ये आपके लंबे लंबे सेल है ना, तो आपके स्टेम को झुकने से टूटने से बचाते हैं, टूट ऑफ द स्टेम होंगे, तो एक तरह का मैकेनिकल सपोर्ट ये भी देते हैं, ठीक है, वरना आपका प्लांट नीचे गिर जाता ना, ये ट्यूब के कारण आपका प्लांट खड़ा है मैकेनिकली, ठीक है। और दे आर आल्सो कॉल्ड वुड फाइबर्स, किसी किसी की स्टेम वुडी हो जाती है ना, कुछ तो ग्रीन स्टेम होते हैं और बहुत सारे ट्रीज होते हैं जिनका स्टेम वुडी होता है, तो इसको अपन वुडी फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है। स्क्लेरेंकाइमा के बाद है आपका पेरेंकाइमा, स्टोरेज के काम आएगा ये। The parenchymal cell associated with xylem are known as xylem parenchyma. It is the only living tissue among the xylem cell. मैंने कहा ना कि most of the cells are dead cells. ये तीनों cells dead है, सिर्फ parenchyma आपका living है, क्योंकि parenchyma वैसे भी living cells होते हैं ना, अगर पीछे पढ़े parenchyma are living tissues, ठीक है। They store food reserves in the form of starch and fat. They also help in conduction of water, ठीक है। अब मैकेनिज्म कैसा होता है, पानी ऊपर कैसे चढ़ रहा है, तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं एक्शन में, एक होता है ट्रांसपीरेशन, ऊपर लीव्स में पानी खाली हो रहा है ना ट्रांसपीरेशन से। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, इट इज अ रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, जैसे हमारे में पर्सपीरेशन होता है, पसीना निकलता है, वैसे ही प्लांट में ट्रांसपीरेशन होता है। एक्सेस वाटर, हमारे बॉडी से एक्सेस वाटर पसीने के फॉर्म में बाहर आता है या यूरिन के फॉर्म में बाहर आएगा, बट प्लांट्स में वो एक्सेस वाटर किसके फॉर्म में बाहर जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपीरेशन। एक तरह का पानी खाली हो रहा है ऊपर, नीचे आप पानी डाल दिए, रूट्स के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो पानी ऊपर चढ़ेगा अपने आप, बिकॉज ऑफ सक्शन पुल, ऊपर से इस तरह का सक्शन पुल हो रहा है, एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो गया, नीचे हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पानी जाएगा, जिस तरफ प्रेशर हाई है वहां से पानी ऊपर चढ़ेगा लो प्रेशर की तरफ। जैसा जैसा अपन पानी कई बार भरते हैं, पाइप में पानी नहीं आता तो अपन मुंह से सक करते हैं पानी के ऊपर ताकि वो ऊपर चढ़ जाए, ये पानी ऊपर अपने आप नहीं चढ़ेगा ना, नीचे तो अपने आप गिर जाएगा पानी, उसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, पर ऊपर पानी चढ़ाना है तो आपको मोटर चालू करनी पड़ती है घर में, तो वो मोटर एक तरह का सक्शन पुल क्रिएट कर रही है, पुश पुल कर रही है पानी के ऊपर, ठीक है, इससे पानी ऊपर आ रहा है। इन द सेम वे यहाँ पे ट्रांसपीरेशन एंड रूट प्रेशर मिलके पानी ऊपर चढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फ्लोएम में। फ्लोएम में भी चार टाइप के सेल्स होते हैं, एक सीव ट्यूब सेल्स, आप उसको सीव ट्यूब बोलो या सीव सेल्स बोलो, उसको भी अपन डिफरेंशिएट करेंगे आगे चल के। एक होता है कंपेनियन सेल्स जो उसकी हेल्प करते हैं सीव ट्यूब सेल्स की, आपकी फाइबर और पेरेंकाइमा जैसे वहां था यहाँ पे भी है, फॉर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ फॉर स्टोरेज। सीव एलिमेंट्स आर द कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ द फ्लोएम। सीव का मतलब ही होता है ना परफोरेशन, ठीक है, छन्नी। Sieve elements are of two types, sieve cells and sieve tubes. Sieve cells are present in pteridophytes, again pteridophytes are only flowerless plants, and gymnosperm, whereas sieve tubes are present in angiosperm. तो ये अपन जाइलम में देखे थे ना कि ब्रैकेट्स आपके pteridophytes और gymnosperm में थे और वेसल्स आपके angiosperm में, वैसे यहाँ पर भी ऐसा डिफरेंशिएट करते हैं। अगला कंपेनियन सेल, ये थिन वॉल्ड elongated specialized parenchymal cells हैं, they are associated with sieve elements, तभी तो उसका नाम कंपेनियन है, क्योंकि हर एक sieve सेल के लिए आपके पास एक कंपेनियन सेल है जो उसको हेल्प करेगा फूड को ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। They have prominent nucleus cytoplasm, they help the sieve tube in conduction of food material in angiosperm, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपका एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट है sieve सेल्स, तो वहां पे इसकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट फाइबर, वही मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए। Fibers of sclerenchyma associated with phloem are called phloem fibers या phloem sclerenchyma. They are also called bast fibers. They give mechanical support to the plant. Among the four type of phloem cell, these are the only dead tissues. वहाँ पे एक ही living था parenchyma, यहाँ पे एक ही dead है sclerenchyma. वहाँ पे एक ही living था xylem में, xylem में आपके एक ही living था ना parenchyma में, बाकी सारे dead थे, यहाँ पे एक ही dead है, बाकी तीनों living cells या tissues, ठीक है। Parenchyma cell associated with phloem are called this and they store starch and fat just like in xylem. इसका मूवमेंट बाई डायरेक्शन है ना,
जैसे आपका जो जाइलम में जो मूवमेंट था वो कैसा था, सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में, फ्रॉम रूट्स टू शूट्स, बट इसमें क्या होता है, दोनों डायरेक्शन, क्योंकि रूट्स को भी खाना देना है और ऊपर वाले पार्ट्स को भी खाना पहुंचाना है। अगर ऊपर वाले पार्ट्स को कोई खाना नहीं बना रहा होगा तो, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, बाई डायरेक्शन। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, एनिमल टिश्यू। एक ही स्टमक में आपको चारों टाइप के टिश्यू दिखेंगे जो अपन को पढ़ना है एनिमल टिश्यू में। एपिथेलियल टिश्यू होता है, एक मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ठीक है। अगर आप स्टमक को ध्यान से देखोगे तो स्टमक के अंदर जो वॉल्स होती है ना, दीज आर नोन एज इनर वॉल्स ऑफ स्टमक। यहाँ पे तो यहाँ पे एक सेल की लाइनिंग होती है, उसको अपन एपिथेलियल सेल बोलते हैं, और उसी टाइप के सेल्स जो है वो जूस भी सेक्रीट करते हैं स्टमक के अंदर, डाइजेस्टिव जूस, क्या बोलते हैं इसको अपन, डाइजेस्टिव जूस, जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं और वो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सेकेंड आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब एक ऑर्गन के अंदर या ऑर्गन के बाहर दूसरे ऑर्गन के बीच में कुछ और स्पेसेस जो होती है ना, उसके अंदर हम टिश्यूज को फिल करके रखते हैं, बट अल्ट्रावायलेट क्या होगा, वो टिश्यूज आपस में टकराएंगे। इसलिए लाइक आप एक ग्लास, कांच के ग्लास को कहीं भेजना चाह रहे हो तो आप कांच के ग्लास में एक साथ तो रख नहीं होगी, आप एक ग्लास के बाद दूसरे ग्लास के बीच में थर्मोकोल डालो, फिर दूसरे और तीसरे के बीच में एक और थर्मोकोल, कुछ ऐसा मटेरियल जो सॉफ्ट हो तो ग्लास को तोड़े ना, या तो फोम डालोगे, कुछ को डालोगे ना, जब आप इस टाइप की ब्रिटल चीजें कहीं भेज रहे हैं दूर डिस्टेंस पे, तो इन द सेम वे एक ऑर्गन और दूसरे ऑर्गन के बीच में बाइंडिंग टिश्यूज या पैकिंग टिश्यू, वो एक तरह के कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। उसके अलावा नर्वस टिश्यू भी होगा। नर्वस टिश्यू मतलब हर बॉडी का पार्ट नर्व सेल से कनेक्टेड है, ठीक है। एवरी बॉडी पार्ट इज कनेक्टेड टू नर्व सेल्स। एंड एक होता है आपके, अच्छा कनेक्टिव टिश्यू में कहीं भी आ जाएंगे, ब्लड भी है वहां पे, ब्लड की तरह कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। और मस्कुलर टिश्यू, मसल्स तो है हार्ट में, सॉरी स्टमक में क्या है, बोन थोड़ी ना, क्या है, सिर्फ मसल्स। तो कनेक्टिव टिश्यू बहुत टाइप के होते हैं, बोन की तरह कनेक्टिव टिश्यू है, बट इसमें किस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड, ब्लड की तरह कनेक्टिव टिश्यू भी, ठीक है। तो एक डायग्राम में अपन चारों टाइप के टिश्यू बता दिए हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस, ठीक है। एक एक करके चारों देखते हैं। पहला एपिथेलियल, एपिथेलियल इट इज जस्ट लाइक एक आउटर कवरिंग, है ना, हमारा जैसे स्किन एक एपिथेलियल सेल है। आउटर के अलावा जैसे मैंने इस डायग्राम में आपको बताया ना कि हर ऑर्गन का इनर लाइनिंग में भी एक कवरिंग होता है, तो हमारे माउथ में भी ऊपर एक पूरा कवरिंग है, आप एक तरह का लेमिनेशन बोल सकते हो। लेमिनेट करते हैं अपन चीजों को, जो चीजें डेलिकेट होती है अपन उसको और लेमिनेट कर देते हैं ताकि खराब ना हो। इन द सेम वे स्टमक आपका बहुत डेलिकेट ऑर्गन, तो आपने यहाँ पे एक पूरी लेयर एपिथेलियल सेल की होती है, क्योंकि आपके स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आता है जूस के अंदर, और डाइजेशन वी नीड HCl आल्सो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उससे आपकी वॉल खराब ना हो जाए, स्टमक के अंदर की वॉल जल ना जाए, एसिड से तो आपका हाथ पैर सब जल जाता है ना, तो ये अंदर का जो टिश्यू और सॉफ्ट होता है वो भी जल जाएगा। जस्ट टू प्रिवेंट इट, एक एपिथेलियल टिश्यू का लेयर भी होता है, और एक म्यूकस जनरेट करता है आपका वही एपिथेलियल सेल। म्यूकस एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर है जो HCl से आपके स्टमक को बचाता है, ठीक है। ओके, the epithelial tissue forms the covering or lining of most of the organs. The cells of epithelial tissue are tightly packed. इनको tightly packed होना ही पड़ेगा, अगर ये loosely packed होंगे तो बीच बीच में गैप हो जाएगा, यहाँ से कोई भी अंदर चला जाएगा, तो इसलिए सेल्स आर टाइटली पैक्ड। एक सेल के बाद दूसरे सेल के बीच में स्पेसेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्म्स अ कंटीन्यूअस शीट, कंटीन्यूअस होना चाहिए, बीच में कहीं गैप नहीं होना चाहिए। There is small amount of cementing material between the cells and no cellular space. जैसे अपन दो ईंट को जोड़ते तो बीच में सीमेंट भरते हैं, वैसे यहाँ पे दो सेल जुड़ेंगे तो बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल है दोनों को जोड़ने के लिए, ठीक है। No intercellular spaces between them, ठीक है। Permeability of the epithelial cell tissues play an important role, a great role in exchange of material among various organs. Permeability का मतलब क्या होता है? The ability to pass something and something जो रिजेक्ट करते हैं, जैसे अपन एसक्यूएम पढ़ते थे ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, आपके सेल में एक मेम्ब्रेन होती है दैट इज सेमी परमिएबल,
तो आपके एपिथेलियल सेल की भी कुछ मेम्ब्रेन्स में परमियाबिलिटी होती है, बट फुल्ली परमियाबल नहीं है। फुल्ली परमियाबल हो तो यहाँ से कोई भी अंदर चला जाएगा, पास होती है, ठीक है। All epithelial tissues are separated by the underlying tissues by an extracellular fibrous basement membrane। मतलब आप जैसे हमारे स्किन में भी 3 लेयर होती है, हम एक तरह के ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, वी आर एनिमल्स बट ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब हमारी स्किन की 3 लेयर्स होती है, ठीक है। तो हर एक लेयर के बीच में एक अलग सी मेम्ब्रेन होती है, कुछ फाइबर्स होते हैं तो एक लेयर को दूसरे लेयर से सेपरेट करते हैं, ठीक है। 4 टाइप के टिश्यू पढ़ने अपन को यहाँ पे, सिंपल, क्यूबॉइडल, सिंपल को अपन फ्लैट भी बोल सकते हैं, फ्लैट या स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। एक क्यूबॉइडल होते हैं क्यूब जैसे, कॉलमनर एंड स्ट्रैटिफाइड, चारों देखते हैं करके। सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल, तभी तो फ्लैट बोल रहे हैं, सिंगल सेल होगा, ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ सेल। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एल्वेओलाई। सिंगल लेयर एल्वेओलाई में क्यों चाहिए या ब्लड टिश्यूज में क्यों चाहिए, ब्लड वेसल्स में, क्योंकि वहां पे आपको डिफ्यूजन करना है। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब कोई चीज अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगी। तो ब्लड के पास ऑक्सीजन होगा, उसको वो ऑक्सीजन सेल को देना है, सेल के पास कार्बन डाइऑक्साइड होगा, उससे उसको लेना है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कब हो पाएगा? जब ये सेल वॉल, ये जो सेल है ये पतले पतले होंगे, तब तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर बाहर जाएगा ब्लड वेसल से और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर अंदर आएगा ब्लड वेसल के, ताकि ब्लड वेसल उस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के पास लेके जाए और लंग्स उसको एक्सहेल करे। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसलिए इनकी वॉल्स पतली भी होनी चाहिए और परमियाबल भी होनी चाहिए, ठीक है। एल्वेओलाई का काम क्या होता है? वो गैस एक्सचेंज करता है। लंग्स के अंदर होता है आपका एल्वेओलाई। ये अगर जैसे आपका लंग्स है तो यहाँ पे ब्रांचेस होती है और ब्रांचेस के एंड में एक एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन कह रहे हैं एल्वेओलाई। ये भी गैस एक्सचेंज करता है। इसके पास ऑक्सीजन आता है, ब्लड वेसल इसके पास आया, इसने ब्लड वेसल को ऑक्सीजन दिया, ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और बाहर कर दिया। तो इसलिए इसकी सेल भी थिन होनी चाहिए, परमियाबल होनी चाहिए, ठीक है। थिन लेयर ऑफ सेल्स फैसिलिटेट्स, देखो थिन लेयर होने का कारण क्या होता है? इट हेल्प्स एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस इन सच वे। वही अगर मोटी लेयर होती तो सब्सटेंसेस एक्सचेंज नहीं होगा। सेकेंड है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, द सेल्स आर क्यूब शेप्ड, है ना, लाइनिंग्स ऑफ किडनी, ट्यूब्यूल्स, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, हमारे सलाइवरी ग्लैंड का जो डक्ट है जहां से सलाइवा बाहर आता है ना, दे ऑल आर कंपोज्ड ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स का मतलब क्या होता है? किडनी का जो ट्यूब्स होते हैं, जैसे कि आपका नेफ्रॉन्स होते हैं, किडनी में एक यूनिट होता है जिसको अपन कहते हैं नेफ्रॉन, जो एक्चुअली में यूरिन बनाता है, तो उसमें बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं, तो सारे ट्यूब्स में आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियम के लेयर है, ठीक है। Coming on to next, cuboidal cells provide mechanical support. Cells of epithelium may play the role of secretion. देखो यहाँ पे salivary gland क्या secrete कर रहा है? सलाइवा। तो ये secretion ही करते हैं। secrete करना मतलब चीजों को बाहर, जैसे sweat gland, sweat secrete होता है ना हमारी बॉडी से, वैसे ही salivary gland आपकी सलाइवा secrete करते हैं, sweat glands आपके sweat secrete करते हैं। तब उनको अपन कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, क्योंकि ग्लैंड्स है ना, ये सलाइवरी ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, ठीक है। तो देन दे आर नोन एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम, अगर वो एक तरह की ग्लैंड की तरह काम कर रहे हैं। तो ग्लैंड्स आर दोस पार्ट ऑफ आवर बॉडी व्हिच सेक्रीट सम केमिकल्स, सलाइवा, स्वेट, डाइजेस्टिव जूसेस, हार्मोन्स, ठीक है। सेल्स, अगला कॉलमनर एपिथेलियम, यहाँ पे सेल्स थोड़े लंबे लंबे कॉलम जैसे। सेल्स आर कॉलम शेप्ड इन कॉलमनर एपिथेलियम, ये कॉलम शेप है, ये क्यूब शेप है, वो फ्लैट वाले, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियम फैसिलिटेट्स सेक्रीशन, ये भी सेक्रीशन में हेल्प करते हैं, एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इनके पास ऊपर कुछ ना कुछ सरफेस में होगा जो चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा है। फॉर एग्जांपल द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में क्या होता है? फाइनल डाइजेशन इंटेस्टाइन में खत्म होता है। आप जो भी खाना खाते हो उसका डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है और इंटेस्टाइन पे खत्म होता है, वो भी स्मॉल वाले। इंटेस्टाइन दो टाइप के है ना, एक स्मॉल इंटेस्टाइन, एक लार्ज इंटेस्टाइन है। तो आपका पूरा का पूरा खाना कहाँ जाके फाइनल डाइजेस्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में तो वेस्ट मटेरियल बन के स्टोर हो जाता है, जो आप सुबह बाहर कर लेते हैं।
लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ठीक है, पर पूरा खाना डाइजेस्ट कहाँ होता है? माउथ से स्टमक में थोड़ा बहुत, और बाचा कुचा इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो डाइजेस्ट होने के बाद जो चीजें एब्जॉर्ब हो सकती हैं वो आपका इंटेस्टाइन वॉल्स एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लड को दे देता है, ब्लड वो खाना आपके सेल्स तक लेके जाता है। तो ब्लड कोई रोटी लेके नहीं जा रहा है, या आपका जो ब्लड है वो आपका ब्रेड लेके नहीं जा रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपने जो भी खाया था रोटी, वो सब ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो चुकी है स्टमक के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर। जितना भी आपने ऑयल वाइल सब खाया होगा वो सब एसिड में चेंज हो चुका है, फैटी एसिड में चेंज हो चुका है। तो अब ये सारा कहाँ जाएगा? आपके सेल्स तक जाएगा। कौन लेके जाएगा? ब्लड लेके जाएगा। कैसे लेके जाएगा? इंटेस्टाइन के पास आएगा, इंटेस्टाइन उस खाने को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके ब्लड को दे देगा। तो एब्जॉर्ब करने के लिए उसके पास ऐसे सेल्स होने चाहिए, तो एब्जॉर्प्शन यही होगा। फॉर एग्जाम्पल, द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन इज कंपोज्ड ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम। इन सम ऑर्गन्स कॉलमनर एपिथेलियम हैज सीलिया। सीलिया मतलब क्या होता है? जैसे ये आपका एपिथेलियम है, कॉलम जैसा होगा, ये एक एपिथेलिया, ये एक एपिथेलिया, ये सब एपिथेलियम है, और इनके पास हेयर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं टॉप में, जिसको अपन सीलिया बोलते हैं। ठीक है, आउटर सरफेस में सीलिया होगा। सीलिया हेल्प करता है आपको मूवमेंट करने के लिए। सीलिया फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। खाने को आगे बढ़ाना है, इसोफेगस से खाने को आगे बढ़ाना है, तो वहां पे कुछ इस टाइप के सब्सटेंस होते हैं जो आपके खाने को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, the ciliated epithelium in the respiratory tract pushes the mucus forward। ठीक है, म्यूकस बेसिकली नोज पे होता है, ठीक है, बट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस को आगे लेके आएगा, नाक से जो निकलता है। अल्टीमेटली वो जरूरी भी होता है ना, बिकॉज वो डस्ट को चिपकाता है। समझ रहे? एयर को प्यूरिफाई करता है आपका म्यूकस, तभी वो गंदा हो जाता है। ठीक है, एंड लास्ट है स्ट्रैटिफाइड। cells of the stratified epithelium are in many layers। जैसे अपन ऊपर देखा ना कि it is made up of single layer, वैसे ये वाले होते हैं मल्टीपल लेयर्स। स्किन इज एन एग्जांपल। ऊपर नाम होता है 3 लेयर होती है स्किन की। स्किन इज एग्जांपल ऑफ एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लेयर प्रिवेंट्स द वियर एंड टियर। मतलब आपका अंदर का जो ऑर्गन है ना, उसका वियर एंड टियर होने से आपके ये 3 लेयर बचाएगा। जो भी होगा इन 3 लेयर को ही होगा। ठीक है, कमिंग ऑन टू कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसे क्लासिफाई करूं तो कनेक्टिव टिश्यू को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू आपके स्केलेटल वाले, और एक होते हैं फ्लूइडी कनेक्टिव टिश्यू। एक्चुअली इनके सबके अंदर ना मैट्रिक्स होती है। वो मैट्रिक्स हार्ड है, सॉफ्ट है कि लिक्विड है। मैट्रिक्स मतलब इनके अंदर कुछ फीलिंग होती है, भरे हुए होते हैं किसी चीज से। ठीक है, अगर वो चीज सॉलिड होती है तो आप उसको स्केलेटल टिश्यू में डालोगे, अगर वो सॉफ्ट होती है तो आप उसको कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में डालोगे, और अगर वो फ्लूइडी होती है, लिक्विड टाइप की होती है, तो आपका वो कनेक्टिव टिश्यू में आता है। अब जब इसको क्लासिफाई करोगे तो ये 4 टाइप के होते हैं। इसमें अपन पढ़ेंगे एरियोलर, इसमें पढ़ेंगे अपन एडिपोज, 2 टाइप के और होते हैं टेंडन एंड लिगामेंट। ठीक है, यहां अपन 2 टाइप के पढ़ेंगे, एक होता है बोन और दूसरा होता है कार्टिलेज। ठीक है, और यहां 2 टाइप के पढ़ेंगे, एक होता है ब्लड, दूसरा होता है आपका लिप्स। ठीक है, ठीक है, करके देखते हैं। पहले एरियोलर, ये आपका वो टिश्यू होता है जो मैंने बाइंडिंग और पैकिंग टिश्यू कहा था ना, 2 ऑर्गन्स के बीच के, स्किन के नीचे। एरियोलर टिश्यू इज फाउंड इन, अच्छा पहले ऊपर देख लेते कि इन जनरल कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या होता है। सेल्स ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्कैटर्ड इन अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स होगा जिसमें वो स्कैटर्ड होंगे। द मैट्रिक्स कैन बी फ्लूइड, जेली लाइक एंड सॉफ्ट, डेंस यानी कि हार्ड, रिजिड। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू सर्व्स। मतलब वो उसका फंक्शन क्या है। जैसे लिक्विड हमें पता है ब्लड का फंक्शन फ्लो की चीजों को इधर से उधर पहुंचाना है, इसलिए उसका मैट्रिक्स लिक्विड। ठीक है, बोन का फंक्शन हमें पता है कि उसको एक फ्रेमवर्क बनाना है, तो वो हार्ड होना चाहिए, वो सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो उनके फंक्शन के हिसाब से उनका नेचर होता है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स सॉफ्ट होगी, हार्ड होगी या लिक्विड। ठीक है, पहला है एरियोलर टिश्यू इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स।
स्किन और मसल्स के बीच में होगी एरियोल आर्टरीज, पैकिंग अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन बोन मैरो। बोन मैरो आपका जहां पे आरबीसीज बनते हैं, दैट इज नोन एज बोन मैरो। एरियोलर टिश्यू फिल्स द गैप बिटवीन टिश्यूज, टिश्यूज के बीच में होगा, गैप भरेगा, एंड प्रोवाइड सपोर्ट्स, ठीक है। इट आल्सो हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ टिश्यूज, टिश्यू के रिपेयर में भी है। सेकंड आते हैं, इसी के अंदर दो जो अपन पढ़ने वाले हैं, टेंडन एंड लिगामेंट, वो इसी में लिखा हुआ, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। फाइब्रस बोल रहे कि आपके जो दोनों टाइप के है ना, एक टेंडन होता है जो येलो फाइब्रस टिश्यू होता है, और एक सॉरी टेंडन होता है व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, और लिगामेंट होता है येलो फाइब्रस टिश्यू। टेंडन जोड़ता है मसल टू बोन्स को, और लिगामेंट जोड़ता है बोन्स टू बोन्स। जैसे यहाँ पे एक बोन लंबी नहीं है ना, वरना हम हाथ को मोड़ नहीं पाते, राइट। तो यहाँ पे क्या है, दो बोन्स है, एक शोल्डर से लेके यहाँ तक आइए, ठीक है, और एक यहाँ से आगे तक, तो बीच में आपका एक लिगामेंट होगा। इन द सेम वे घुटनों में भी होगा, यहाँ भी आप पैर को मोड़ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके लिगामेंट्स जो दो बोन्स को जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है दिस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म्स टेंडन्स एंड लिगामेंट्स व्हिच अटैच मसल टू बोन। टेंडन मसल टू बोन को जोड़ेगा और लिगामेंट बोन टू बोन, ठीक है। उसके अलावा एडिपोज टिश्यू, जो मैंने आपको चौथा टाइप का एडिपोज टिश्यू बताया था, ये वाला सेकंड नंबर पे लिखा है। एडिपोज का मतलब होता है फैट, द वर्ड एडिपोज मींस फैट। तो एडिपोज टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स, ऑयल, ठीक है। मतलब जितना भी आपने ऑयली फूड खाया है वो सब अल्टीमेटली फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। दिस टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बीनीथ द ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के नीचे, स्किन के नीचे। एडिपोज टिश्यू प्रोवाइड्स इंसुलेशन एंड वर्क्स एज अ कुशन। तो ये फैट होना चाहिए सबकी बॉडी में, बट एक्सेस फैट लीड्स टू ओबेसिटी, मोटापा, ठीक है। बाकी फैट होना चाहिए क्योंकि वो एक तरह का कुशन की तरह बिहेव करता है, शॉक एब्जॉर्ब करता है, इंसुलेटर होता है। एब्जॉर्ब कर लिया मतलब आगे पास नहीं किया, समझ रहे? अगर मेरे पास कोई चीज आके हिट कर रही है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो चीज आगे नहीं जा पाएगी, इसी को कहते हैं शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, सेकंड टाइप का टिश्यू, दैट इज हार्ड वाला, बोन एंड कार्टिलेज। तो बोन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट, मतलब इनके सेल को ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। बोन के सेल को क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट, OSTEOCYTES, ऑस्टियोसाइट्स। और इसके सेल्स को बोलते हैं अपन कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोब्लास्ट। बोन मेक्स द स्केलेटल सिस्टम, पूरा बॉडी का फ्रेमवर्क आपका एक्चुअली बोन होता है, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, आपका बॉडी का शेप, डिजाइन। It provides protection to important organs and facilitates movements. Important organs जैसे कि हार्ट, लंग्स, ये जो रिब्स है, ये रिब्स क्या कर रहे हैं? ये रिब्स का काम क्या है? ये आपके जो वाइटल ऑर्गन्स है, दैट इज लंग्स, हार्ट, इनको प्रोटेक्ट करते हैं, समझ रहे? और दूसरा क्या बोल रहा है? फैसिलिटेट मूवमेंट। अकेले बोन्स हेल्प नहीं करता, मसल्स आर आल्सो इन्वॉल्वड इन मूवमेंट, बट बोन्स आल्सो हेल्प्स इन आवर मूवमेंट, ठीक है। अगला कार्टिलेज, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कॉन्ड्रोब्लास्ट या कॉन्ड्रोसाइट्स बोल लो। इट इज प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ आर्टिकुलरिटी बोन्स, मतलब जहां बोन्स में आपके, जैसे यहाँ पे आपके कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, बोन्स में आपका कार्टिलेज प्रेजेंट है, यहाँ पिना में आपका कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ऐसे पार्ट जहां जो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, बिकॉज कार्टिलेज आर मोर फ्लेक्सिबल देन बोन्स। कार्टिलेज आल्सो प्रेजेंट इन एक्सटर्नल ईयर, वही जिसको अपन पिना बोल रहे हैं। ट्रैकिया में होते हैं, ब्रोंकाई में होते हैं। ट्रैकिया इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। नेक्स्ट फ्लूइडी वाले में आता है, दैट इज ब्लड। ब्लड में अपन पढ़ते कि ब्लड दो पार्ट में बना हुआ है, दैट इज वन इज प्लाज्मा एंड द अदर इज कॉर्पस्कल्स, सेल्स। प्लाज्मा उसका मैट्रिक्स है जिसमें सेल्स आपके फ्लोट करते हैं। वो सेल्स कौन कौन से होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। सबका काम अपन पढ़े कि आरबीसी का काम होता है रेड कलर देना ब्लड को, और उसके अंदर जो एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, दैट इज हीमोग्लोबिन, वो आपका ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ऑक्सीजन को वही ट्रांसपोर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड को वही लेके आता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। उसके अलावा इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन द बॉडी। खाना यही लेके जाएगा, गैस तो लेके जा रहा है, ऑक्सीजन लेके जा ही रहा है, खाना भी यही लेके जाएगा। इंटेस्टाइन के पास यही तो आता है जो खाना एब्जॉर्ब करता है और सेल्स तक लेके जाता है।
इट आल्सो हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन. ऑस्मोरेगुलेशन मतलब यूरिन फॉर्मेशन, मतलब आपकी बॉडी में आपके ब्लड में इम्प्योरिटीज बढ़ जाएंगी. ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है कि बॉडी में एक्सेस लिक्विड फ्लूइड ना हो जाए. तो ये जाता है किडनी के पास. ब्लड कहाँ जाएगा? किडनी के पास छानने के लिए. हमारा छान के आएगा और छान के यूरिन बन के ब्लड वापस आ जाएगा. वहां यूरिन बन गया, यूरिन को आप ब्लैडर से बाहर कर दोगे. ठीक है. एंड टेम्परेचर कंट्रोल. टेम्परेचर कंट्रोल करने की हेल्प करता है आपका ब्लड. मतलब हम एक तरह के वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं. हमारा बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता. हमारा बॉडी टेम्परेचर हर सीजन में उतना ही रहता है जितना हमेशा रहता है. टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सीजन के हिसाब से चेंज नहीं होता. देयर आर सम एनिमल्स व्हिच आर नोन एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं? जिनका बॉडी टेम्परेचर सीजन के साथ चेंज हो जाएगा. एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा. समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए वो क्या होता है, कुछ सीजन में वो छुप जाते हैं, कुछ सीजन में वो आपको नहीं दिखेंगे. वो एनिमल कभी दिखेंगे नहीं उस सीजन में आपको, क्योंकि वो सीजन में वो सर्वाइव नहीं कर पाते. इसलिए वो हाइबरनेट हो जाते हैं. हाइबरनेट समझते हैं ना? मरे नहीं है, सो गए कुछ समय के लिए, वो डोरमेंट पीरियड में सो गए. ठीक है. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय हाइबरनेट. ठीक है. बियर बोल सकते हैं. और भी कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं. लिजर्ड भी होता है. एग्जैक्टली, लिजर्ड भी होते हैं. कुछ सीजन आपको लिजर्ड नहीं दिखेगा, स्पेशली विंटर सीजन में. ठीक है. तो मतलब वो इतना टेम्परेचर झेल नहीं पाते, तो छुप जाते हैं. ठीक है. अच्छा, ब्लड के अलावा एक और लिम्फ अपन बोले थे ना. तो लिम्फ देखो, इसमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स तीनों होते हैं. और ब्लड रेड भी बिकॉज ऑफ आरबीसी है, बट लिम्फ थोड़ा व्हाइटिश येलो कलर का होता है. इट इज कंपोज्ड ऑफ प्लेटलेट्स एंड व्हाइट ब्लड सेल, बट आरबीसीज आर एब्सेंट इन लिम्फ. लिम्फ पे आरबीसी नहीं होता. बाकी प्लाज्मा होगा, व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे. व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है? दे एक्ट एज अ सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी. वो एंटीबॉडीज बनाते हैं, है ना. व्हेन एनी पैथोजन एंटर्स अवर बॉडी, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट इट. ठीक है. तो बेसिकली डब्ल्यूबीसी कंप्राइजेस अवर इम्यून सिस्टम. हमारे इम्यून सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? डब्ल्यूबीसी का काम. ठीक है. एंड प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? दे आर फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. ब्लड को वो क्लॉट करेंगे. अगर ब्लड बाहर की तरफ आ रहा है, एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में आएगा, तो थोड़ी देर के बाद ब्लड सूख जाता है. और अगर ऐसा नहीं होगा तो अल्टीमेटली पूरा ब्लड आपकी बॉडी का खाली हो जाएगा. जितना भी 6-7 लीटर पूरे अंदर, वो सब बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो रुक नहीं रहा. रुकने के लिए उसको वहां पे जमना पड़ेगा, जम के वो रुक जाएगा. उसी को अपन कहते हैं क्लॉटिंग. वहां पे एक प्रोटीन आता है, आपके ब्लड में एक प्रोटीन होता है, जो एयर के कांटेक्ट में जब आता है ना, तो वो सूख जाता है, जम जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू. 3 टाइप की मस्कुलर टिश्यू अपन पढ़ते हैं: स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक. स्ट्रेटेड मतलब जहां पे आपको अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड दिखेंगे. दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड. ठीक है. यहाँ पे आपका वो सिंगल न्यूक्लियस वाला होता है. ये स्मूथ सेल्स होते हैं, इनके पास कोई भी इस टाइप के डार्क और लाइट बैंड्स नहीं होते हैं. ये आपके एक तरह के किस टाइप के मसल होते हैं? वॉलंटरी मसल्स. कैसे होते हैं? वॉलंटरी, जो आपके विल पे काम करेंगे. वॉलंटरी, मर्जी से, ऑन योर विल. और ये आपके दोनों इनवॉलंटरी मसल होते हैं, जो आपके विल पे काम नहीं करेंगे. उनको जब काम करना होगा वो तब काम करेंगे. इनफैक्ट वो हर बार काम, हर टाइम काम करते हैं. ठीक है. तो स्ट्रक्चर वाइज ना ये दोनों एक जैसे होते हैं, स्ट्रक्चर वाइज, बट फंक्शन वाइज ये दोनों एक जैसे, क्योंकि दोनों ही आपके इनवॉलंटरी मसल्स हैं. ठीक है. स्ट्रक्चर वाइज इनके अंदर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे भी अल्टरनेट लाइट डार्क बैंड है, यहाँ पे भी अल्टरनेट लाइट डार्क बैंड है. बस फर्क इतना है कि ये सिंगल होते हैं, ये ब्रांच होते हैं. आपको ब्रांच दिख रही है. ठीक है. और ये सिर्फ आपके हार्ट वाले मसल में प्रेजेंट. ठीक है. तो आपके यहाँ पे तीनों दिखा रहा है. ये हाथ में प्रेजेंट होता है स्केलेटल वाला, या स्ट्रेटेड मसल, या वॉलंटरी मसल्स, हाथ में, पैर में. ठीक है. ऐसे ऑर्गन्स जो हम अपने विल पे मूव करते हैं. फिर स्टमक हमारे विल पे डिपेंड नहीं करता, तो जब मूव होके खाना को डाइजेस्ट करना होगा वो करेगा. इसोफेगस हमारे विल पे डिपेंड नहीं करता. तो ये सब आपके अनस्ट्रेटेड या स्मूथ मसल्स होते हैं. और कार्डियक आपका
हार्ट वाला, एक्सक्लूसिवली वो हार्ट में ही प्रेजेंट है, ठीक है। ये तीनों के बारे में लिखा हुआ है। The cells of striated muscles are in the form of long unbranched fibers, सेकंड वाला unbranched था, पहला वाला ब्रांच था, और थर्ड वाला स्पिंडल शेप, ठीक है। यहाँ पे देखो स्पिंडल शेप, ठीक है। स्मूथ क्योंकि वहां पे लाइनिंग्स नहीं है, अल्टरनेट लाइट डार्क बैंड नहीं है, इसलिए स्मूथ। वन न्यूक्लियस, ये आपके मल्टी न्यूक्लिएटेड थे, लाइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द मसल फाइबर व्हिच गिव्स द नेम स्ट्रेटेड मसल्स। इसके दो तीन नाम अपन पढ़े हैं, स्ट्रेटेड, स्केलेटल, involuntary, stripped muscles, stripped muscles ही बोलते हैं। Stripped muscles are found in those organs where voluntary movement is possible, hand, legs, back, neck, ये हमारे voluntary movement, जब हम चाहेंगे तभी करेंगे, ठीक है। Smooth cells, cells of smooth cells are spindle shaped, each one has one nucleus. Smooth muscles found in those organs where involuntary movement is possible. Elementary canal, पूरा elementary canal आपका इनवॉलंटरी मसल यानी कि स्मूथ मसल से ही बना हुआ है। ये एलिमेंट्री कैनाल मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, सब पैंक्रियास, लिवर, ये सब आपके एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट, ठीक है। कार्डियक मसल ये आपका स्पेशली हार्ट में होगा, ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड है बट ब्रांच, स्पेशली फाउंड इन कार्डियक मसल्स यानी कि हार्ट मसल्स, ठीक है। और ये सारे मसल का एक काम कॉमन है, सब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। बोन अकेला हेल्प, बोन अकेले से मूवमेंट नहीं होगा जब तक कि मसल्स मूव नहीं करेंगे। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से ही आपका बॉडी पार्ट मूव होता है। कभी तो अपन टेंडन जोड़े ना, टेंडन से जोड़े ना मसल और बोन को, ताकि बोन मूव हो सके मसल के मूवमेंट से, ठीक है। बस कार्डियक मसल के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में खास बात क्या होगी, ये एक तरह का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, एक रिदम में होता है, लब 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 रिदम, ठीक है। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू, लास्ट टाइप ऑफ टिश्यू नर्वस टिश्यू व्हिच इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स। ऑल सेल्स पोजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। हमारे बॉडी के हर सेल को ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी स्टिमुलस के लिए एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। कोई चीज मेरे ऊपर फेंका तो मैं झुकूंगा या उसको रुकूंगा, कुछ करूंगा ना, तो वो जो फेंकी चीज है उसको अपन स्टिमुलस बोलते हैं, और जो हम हटा रहे हैं दैट इज द रिस्पॉन्स। ये क्यों हटा पा रहे हैं? बिकॉज नर्वस टिश्यू है हमारे पास। कोई एक प्लांट खड़ा है, आप उसके ऊपर बॉल फेंक के मारो, वो नहीं हट पाएगा, समझ रहे? बिकॉज इट हैज गॉट नो नर्वस टिश्यू, उसको कोई भी तरीके का रिस्पॉन्स को नहीं दे सकता स्टिमुलस के लिए। बट हम हर एक एक्सटर्नल स्टिमुलस भी और इंटरनल स्टिमुलस के लिए भी रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। इंटरनल स्टिमुलस जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना, अरे मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीऊंगा, तो मुझे पता कैसे चला? ये थर्स्ट का जो फीलिंग है ये हमारे नर्व सेल से ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक गया, तब मुझे पता चला कि मुझे प्यास लगी। तो हंग्री फर्स्ट ये एक तरह का इंटरनल स्टिमुलस है, समझ रहे हो? उसके रिस्पॉन्स हम क्या करते हैं? पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, कहीं से खाने की अच्छी खुशबू आ रही है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो खुशबू है स्टिमुलस, रिस्पॉन्स क्या है? पानी आना है। तो ये हम जितने भी हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं ना, दे हैव द एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुलस। स्टिमुलस समझ गया ना? कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल चेंजेस आर कॉल्ड एज स्टिमुलस, ठीक है। However, cells of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitting. सिर्फ वो स्टिमुलस देखेगा नहीं, पास भी करेगा। जब कोई चीज आपके ऊपर उड़ के आ रही है आपकी तरफ, तो सबसे पहले उसको देखेगा कौन? आप। तो क्या वो बस देख के रख लेगा अपने पास? नहीं, वो ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाएगा, तब तो उस उड़ती हुई चीज को देख के आप झुकोगे, राइट? तो वो सिर्फ स्टिमुलस को सेंस नहीं करता है, उसको ट्रांसपोर्ट भी करता है इन द फॉर्म ऑफ इंपल्स सिग्नल्स, इन द फॉर्म ऑफ इंपल्स सिग्नल्स। तो आपके जितने भी नर्व सेल्स होते हैं ना, दे पास ऑन इंपल्स फ्रॉम डेंड्रॉन्स टू एक्सॉन। फिर ये एक्सॉन किसी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन से कनेक्टेड होगा, फिर वो आगे जाके उसके एक्सॉन तक मैसेज पहुंचाएगा। ऐसे आपका स्टिमुलस जो है वो आपके ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है, और उसके बिहाफ में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कुछ रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। The brain, the spinal cord and the nerves are all composed of the nervous tissue.
द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स। और ये न्यूरॉन दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होता है सेल पार्ट जिसको हम साइटोन बोलते हैं, सेल बॉडी, और एक होता है एक्सॉन। एक्चुअली सेल से ही ना अलग अलग तरह के प्रोसेसेस निकले रहते हैं उसमें एक प्रोसेस बड़ा होना जिसको अपन एक्सॉन बोलते हैं, बाकी सारे प्रोसेस छोटे छोटे होते हैं, डेंड्रॉन्स, और उनका भी जो ब्रांचिंग निकलता है दे आर डेंड्राइट्स। इनका ब्रांचिंग नहीं होता एक्सॉन, ठीक है, ये सिंगल निकलते हैं, बट डेंड्रॉन्स का ब्रांचिंग होता है, एक्सॉन का ब्रांचिंग नहीं होता, वो सिंगल ही जा रहा है। देखो लास्ट में तो वो करेक्ट होने के लिए ब्रांच बना है। ब्रांच लेना कहने का मतलब यहां से एक और एक्सॉन नहीं आएगा बाहर, उसको ब्रांच करो, ठीक है। जो बाहर कनेक्टेड है वो तो क्या है, बेसिकली एक तरह का कनेक्शन है, ठीक है। हमको पता है कि एक न्यूरॉन जाके दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होगा, तो अब अगले वाले का सेल बॉडी यहां होगा जिससे ये ऐसा कनेक्शन करने वाली, ठीक है। इसको कहते हैं अपन सिनैप्स। क्या बोलते हैं? सिनैप्स, SYNAPS, जंक्शन, जहां दोनों मीट हो गए और वहां पे वो कुछ फ्लूइड सेक्रीट करते हैं जो मैसेज को यहां से यहां ट्रांसफर करता है इन द फॉर्म ऑफ इंपल्स, ठीक है। तो यही आपका पूरा न्यूरॉन है। तो एक्चुअली हमको नर्वस सिस्टम में सिर्फ न्यूरॉन पढ़ना है, नर्वस सिस्टम में। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो नर्वस सिस्टम बेसिकली उसको कहते हैं अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आपका ब्रेन, एक स्पाइनल कॉर्ड, और तीसरा आपका नर्व सेल्स। ये होता है बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमें सिर्फ इसी के बारे में पढ़ना है, न्यूरॉन्स, ठीक है। ये आपका चैप्टर था। इसका कुछ एक दो प्रैक्टिस शीट है, मैं आप लोग को आज भेजता हूँ, मतलब आप लोग प्रैक्टिस शीट देखेंगे इसी चैप्टर का, एक दो प्रैक्टिस शीट देखेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन एक बार ट्राई करिएगा, अपन एक क्लास और लेंगे इसका, इसी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाय सर। टेस्ट भी होगा, फिर मैं थोड़ा थकूंगा, आप लोग को भी थकाऊंगा मैं रिवीजन में।